प्रिय विद्यार्थियों, आज मुकेश माहेश्वरी आपके सामने समस्त समस्याओं का समाधान लेकर आया है। ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है। मैं आपको संक्षिप्त सारगर्भित तरीके से पूरा सिलेबस किस तरह से आपके जहन में उतारना है, उन सब चीज़ों को मैं सिलसिलेवार ढंग से बनाऊंगा। हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हम रणनीति से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश की जो पीएससी है, छत्तीसगढ़ की पीएससी है, सब पीएससी कुछ मामलों में कवर अप होगी, लेकिन सबका इंडिविजुअल जो क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़, उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रणनीति की। रणनीति से 15-20 मिनट का एक एपिसोड आपके सामने। उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एक पीरियड लूंगा। इसके बाद आपके मुख्य परीक्षा, उसके हिसाब से मैं सिलसिलेवार ढंग से इतिहास, संविधान, ये सब आपको, आप देखेंगे कितना सिंपल है पीएससी को क्रैक करना। तो हो जाइए तैयार और आप अपने में आत्मविश्वास भरिए, क्योंकि आपके साथ मैं हूं मुकेश माहेश्वरी। तो एमपीपीएससी जितनी भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, यहां पर मैंने एमपीपीएससी नाम लिया है। अभी सामने आपके मुख्य परीक्षा आने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा मार्च के बाद में संभावित है। हम यहाँ पर सबसे पहले रणनीति की बात करें। ये रणनीति, दिस स्ट्रेटजी इज एप्लीकेबल टू एवरी स्टेट एग्जामिनेशन, स्टेट सिविल सर्विसेज, इधर इट इज दी छत्तीसगढ़ पीएससी हो, या आपका आरएएस हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, या यूपीपीसीएस हो, ये सब, और आपका एमपीपीएससी तो है ही। तो ऑल दिस सिविल सर्विसेज आर कवर्ड अंडर दिस स्ट्रेटजी विच आई एम टेलिंग टू यू। इस एमपीपीएससी में सबसे पहले हम देखते हैं चरण, फेसेस, ठीक है। 2 फेस में कंडक्ट होती है कोई सी भी सिविल सर्विसेज हो, जिसमें पहला चरण होता है प्रथम चरण, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं। मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल होगी, दोनों को फायदा मिलेगा। तो द फर्स्ट फेस दैट कंसर्न्स विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होती है। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इट डजंट डिटरमाइन योर फाइनल सिलेक्शंस। ये तो सिर्फ एक एंट्री के लिए है, दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए। ये जो 2 चरण होते हैं, इसी में हर एग्जाम फिनिश अप होती है सिविल सर्विसेज, चाहे आईएएस हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज। द्वितीय चरण जो है, उसके 2 भाग होते हैं। एक रिटर्न एग्जामिनेशन होती है, जिसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। वास्तव में मुख्य परीक्षा का ही एक भाग इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। मुख्य परीक्षा यहां से जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, यहां से जो लोग जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके कोई 15 गुना लेता है, कोई 12 गुना लेता है। हर एग्जाम का अपना अपना पैटर्न है, 12 से 15 गुना तक लिए जाते हैं, कभी 18 गुना भी होते हैं। तो ये जितने लोग नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से यहां से उत्तीर्ण क्वालिफाई होकर इस द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं। एवरी स्टूडेंट्स हैज टू अंडरगो द रिटन एग्जामिनेशंस, दैट इज द, यू कैन से, द मेन फेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ये मुख्य परीक्षा के इस चरण में, जहां पर रिटन एग्जामिनेशन, इट इज नॉट द एमसीक्यू लाइक एग्जामिनेशन। उत्तर प्रदेश में एक बार हुआ था, मेंस में भी उन्होंने एक पेपर जो है वो एमसीक्यू का रख दिया, लेकिन यहाँ पर मुख्य परीक्षा सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे लगभग क्या है, ये रिटर्न डिस्क्रिप्टिव है। ये डिस्क्रिप्टिव जो एग्जामिनेशंस होती है, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, आपको लिखना पड़ेगा, आंसर्स को लिखना पड़ेगा। और जो आपका साक्षात्कार है, ये मुख्य परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट का 3 गुना, ये लिया जाता है साक्षात्कार के लिए। और साक्षात्कार जो वर्बल है, ओरल है, फेस टू फेस है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये कोई ज्ञान का परीक्षण नहीं है। ज्ञान का परीक्षण एक यहाँ पे हुआ वस्तुनिष्ठ ज्ञान का परीक्षण, यहाँ पे वर्णनात्मक ज्ञान का परीक्षण यहाँ हुआ आपका डिस्क्रिप्टिव में, वर्णनात्मक। जितने पद है उसके 3 गुना जब साक्षात्कार में आते हैं, तो यहाँ पे 3 में से एक व्यक्ति, जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उतने सिलेक्शन चाहिए।
तो 3 में से एक व्यक्ति साक्षात्कार के माध्यम से उत्तीर्ण किया जाता है, फाइनल सेलेक्ट किया जाता है। ये जो इंटरव्यू है, ये वर्बल एग्जाम, ये मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट के क्रम में नहीं होती, रोल नंबर के अनुसार होती है। लेकिन मुख्य परीक्षा में किसी ने टॉप किया है तो साक्षात्कार में जो नंबर मिलते हैं उसके आधार पर उसकी मेरिट रिड्यूस भी हो सकती है। मेरे साथ राजस्थान में हुआ था, मेरे मेंस के मार्क्स ज्यादा थे, टॉपर को मेरे से दुगने लगभग नंबर मिले थे, मुझे 58 नंबर, क्योंकि प्रांतवाद हावी है पीएससी में। खैर, तो साक्षात्कार के बाद मेरी रैंक पीछे गिर गई थी और वो टॉप किया था। तो ऐसे ही साक्षात्कार का बहुत महत्व है इस एग्जाम में। 250 नंबर का होता है, लगभग एक पेपर हो जाता है, यानी एक 7वां पेपर है ये मुख्य परीक्षा का। खैर, तो और मुश्किल से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, यहाँ तो एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे देना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, इंपॉर्टेंट चरण है आपके व्यक्तित्व का, लेकिन ज्ञान का नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। आप कैसे, हाउ यू विल फेस द सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस व्हेन यू विल बी इन द पोजीशन, व्हेन यू विल बी एक्टिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इधर इट इज द डीएसपी और द डिप्टी कलेक्टर, व्हाटएवर इट इज। तो ये यहाँ पे परीक्षण किया जाता है आप किस पद के लायक हैं। ठीक है, तो ये तो नो डाउट आपकी मुख्य परीक्षा के मार्क्स बहुत विटल होते हैं, बहुत मेजरली प्ले करते हैं रोल फाइनल सिलेक्शंस में, मेरिट में, लेकिन साक्षात्कार भी कम नहीं। तो ये जो मुख्य परीक्षा है, इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशंस प्लस साक्षात्कार, जो ओरल होता है, मौखिक होता है, कुछ एग्जाम्स में इसमें भी रिटन प्लस मौखिक होता है, जैसे एनडीए जो मिलिट्री की एग्जाम्स होती है उनमें इस तरह से चलता है, रेलवे की एग्जाम्स में है। तो यहाँ पर ये दो चरण जो आपने देखे, इनमें से प्रीलिम्स अपनी अलग नेचर का है और मुख्य परीक्षा अपनी अलग नेचर की है, लेकिन स्ट्रेटजी रणनीति ये है सिविल सर्विसेज की कि आपको पहले इसके ऊपर कमांड करना है, तो फर्स्ट यू शुड कमांड ओवर दिस फेस। अगर आपने मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के ऊपर, मतलब मुख्य परीक्षा पर आपने कमांड कर लिया, तो यू कैन डायरेक्ट बोथ ऑफ द रेस्ट फेसेस प्रीलिम्स एज वेल एज द इंटरव्यूज। अगर आप मुख्य परीक्षा जिसमें विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक ढंग से हम पढ़ते हैं, यानी वेरी डिस्क्रिप्टिव वे में, एनालिटिकल वे में भी गो थ्रू द एंटायर मटेरियल, तो हमें इस मुख्य परीक्षा से क्या होता है कि एक एक चीज की जानकारी स्पष्ट रूप से हो जाती है और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जब किसी चीज के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो तथ्य स्वतः आपके पास चले आएंगे। रामायण में राम भगवान कौन, ये तब जानकारी है जब हमने रामायण के बारे में बहुत सारा सुन रखा है, हमारे परिवार से, साधु संतों से, या पढ़ रखा है। जब पूरा पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा शूर्पणखा ये थी और इस मारीच ये था। जब पूरी आपको स्टोरी पता है, और नहीं पता है और सिर्फ मारीच के बारे में, तो कौन, और फिर मारीच के बारे में पूछ लिया कि क्या था वो, किस तरह से गया था, कैसे गया था, तो मारीच ही नहीं पता है, तो ये सब कहां पता होंगे। तो कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो एवरी फैक्ट्स इट बिकम्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर। इसलिए आपको कंसेप्चुअल पार्ट जो है पूरी सिविल सर्विसेज का, वो मुख्य परीक्षा वाला भाग है, अवधारणात्मक है, ये कंसेप्चुअल है ये। और जब कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो फैक्ट्स अपने आप याद रखने में आसानी हो जाती है, समझने में आसानी हो जाती है। तो आइए हम इस बात के ऊपर एक मत हो जाएं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मुख्य परीक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पूरी सिविल सर्विसेज का। इसलिए भी यहां पर आपने 100 में आपके 90% आए, कट ऑफ आपका 75 है, ये 15 का कोई मूल्य नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये दिखाएगा कि हाँ ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई की होगी एमसीक्यू के हिसाब से, या आपके अनुकूल आ गया होगा पेपर, लेकिन इस एमसीक्यू के कारण आपकी मुख्य परीक्षा में कितना योगदान आएगा ये नहीं, आप बल्कि होना ये चाहिए कि मुख्य परीक्षा इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लो कि ये भी आपके बहुत सुरक्षित लेवल पे पहुंच जाएगी। 75-80 कट ऑफ रहता, हम 90 पे चले जाएंगे, 85 पे चले जाएंगे, लेकिन साथ में मुख्य ये कि हम मुख्य परीक्षा में किसी से कम नहीं रहेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा आप यहाँ पे उत्तीर्ण करके 90% के साथ में यहाँ मुख्य परीक्षा में पहुंच भी गए मेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए
तो फिर से आपको वही करना पड़ेगा 1 2 3, फिर से प्रीलिम्स आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसलिए आपकी तैयारी ये होना चाहिए कि when we appeared in the mains examinations we will definitely get through, हम इसमें सफल होंगे ही, we will be appearing in the interviews and ultimately will get a job। तो इस तरह का आपका जो है स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा इसको इस तरह से तैयार किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन से सब्जेक्ट्स मटेरियल होना चाहिए। अब उसी बात के ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। जब हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए, जिस मुख्य परीक्षा का जैसा नेचर हो। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी में आप सिलेबस उठाइए, पैटर्न उठाइए। किसी भी एग्जाम में 2 चीजें हमेशा याद रखिए, पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। स्ट्रेटजी के लिए मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटजी सिलेबस प्लस पैटर्न। आपको सिलेबस ओवरऑलिंग करना चाहिए कि वास्तव में सिलेबस में है क्या, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दोनों को देख लीजिए। और देखने के बाद में कि अच्छा इसमें हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहले 2 लाइन के थे, अब 1 लाइन के हो गए। पहले 100 शब्दों के थे, अब 150 शब्दों के हो गए, या 300 शब्दों के थे 200 शब्दों के हो गए, 250 शब्दों के। ये पैटर्न बदलता रहता है। ये एग्जाम का पैटर्न कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों की संख्या और समय, ये 3 चीजें याद रखिए। पैटर्न इससे डिसाइड होगा आपका। जब हम पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न आपका मुख्य परीक्षा का पैटर्न, मुख्य परीक्षा के पैटर्न में क्या ध्यान रखेंगे हम, प्रश्न और समय। प्रश्न स्वरूप क्या है और संख्या क्या है, स्वरूप और संख्या, नेचर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। संख्या और दिया गया समय 3 घंटा है कि 2 घंटा है, क्या है, 2 पार्ट में कर दिया 1.5 घंटे के, भगवान जाने क्या सोच के किया है। तो एक अच्छा सिलेबस हो सकता है, लेकिन चलिए तो पैटर्न की बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की पीएससी में जो पैटर्न है, जो अभी बदल गया है, 2019 की एग्जाम अभी हुई है वो पुराने पैटर्न से है, लेकिन 2020 की जो आने वाली है वो नए पैटर्न के हिसाब से आएगी। खैर, मैं दोनों को मिला जुला कर बताता हूं। 1-2 लाइन के क्वेश्चन से, कुछ जिनको हम बोलेंगे अति लघुत्तरी, वेरी शॉर्ट आंसर। हमने अपने नोट्स में इसी तरह से लिखा है। अभी नए सिलेबस के हिसाब से मेरे नोट्स सब अगले महीने लॉन्च हो रहे हैं। सब सॉल्व पेपर्स, एक क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स कोई नहीं देगा। मेहनत नहीं है, स्टडी नहीं है लोगों की। खैर, चुरा चुरा के तो पढ़ाते हैं। तो अति लघुत्तरी 1-2 लाइन की, फिर लघुत्तरी 100-150 शब्दों के, और दीर्घ उत्तरी लॉन्ग आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड लार्ज आंसर्स। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग आंसर्स है, ये लॉन्ग आंसर्स वास्तव में पहले हुआ करते थे 500-600 शब्दों के, जिनको कम करते करते हम 250-300 शब्द तक आ गए। खैर, तो मुख्य परीक्षा में आप पढ़ा कैसे जाए, मैंने आपको बताया। फंडा वही है, फंडा संभाल के रखो, हर जगह काम आएगा। कि प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड है। मुख्य परीक्षा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको एमसीक्यू भी बहुत आसान हो जाएंगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा आसान हो जाएगी। यहां पर भी वही है, आपको पढ़ना दीर्घोत्तरी पहले है, पूरा कंसेप्ट पूरा पढ़िए उसको,
उसके हिसाब से पूरा आपने पढ़ लिया। अब आप देखिए उसमें से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। प्रथम प्रश्न पत्र आपका इतिहास का है। इतिहास आपका मेजर पार्ट है एक प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में। तो इतिहास आपका यहां पर प्रथम प्रश्न पत्र है। हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, अभी वर्ड हिस्ट्री हटा दिया, पहले था। तो इसमें आपको अगर सिंधु घाटी सभ्यता से हम प्रारंभ करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ेंगे आप। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका अस्तित्व कब आया, यानी जन्म कैसे हुआ। जन्म सभ्यताओं का नहीं होता है, ठीक है, सभ्यता अस्तित्व देती है। पर यहां पर लिखा जाता है कि सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, सभ्यता का पीरियड क्या था, कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या था, सामान्य रूप से क्या था, यह उसका सभ्यता कैसे आई, प्रकाश में आई। अब प्रकाश में कैसे आई तो 1920 से 22 के बीच में सर जॉन मार्शल लेकर आया। जन्म एक समय होता, अस्तित्व वो एक तरफ में, प्रकाश में लाया जाता है क्योंकि वो तो खंडक था। वैदिक सभ्यता को प्रकाश में लाने की जरूरत नहीं। वैदिक सभ्यता सनातन संस्कृति के रूप में अभी तक चल रही है, सीधे सीधे यज्ञ हवन और पूजा पाठ और कर्मकांड मंत्रोच्चार, ये सब चीजें आज तक। तो इसको ढूंढना नहीं पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढना पड़ा। ढूंढना क्या पड़ा, प्रकाश में आ गई, ढूंढने कुछ और गए थे, निकल आई सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको इस सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग। और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलना है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, सब इंटरलिंक्ड है, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। प्राचीन भारत में भी आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, सिंधु घाटी, फिर वैदिक, फिर महाजनपदों का उदय, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईश्वर आदि संप्रदायों का उदय, फिर मौर्यन डायनेस्टी आती है, फिर गुप्ता एज आता है, देन राजपूता एज आता है। तो ये सब दीज ऑल दिस थिंग टू बी रिड आउट इन ए सीक्वेंशियल आउट। अगर आप सीक्वेंस का उल्लंघन करेंगे तो बहुत गड्ढमड हो जाएगा, बेतरतीब ढंग से हमारी स्टडी हो जाए। इसलिए याद रखिए सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ऐसा नहीं आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन वहां पढ़ ले। पढ़ना तो है सिंधु घाटी, तो फिर आपको प्राचीन भारत पढ़ना है तो वहां से स्टार्ट करें। पूरा टाइम आपका टाइम टेबल बना है, तो दीर्घ उत्तरी आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मालूम, वही आपने देख लिया, इसका कार्बन डेटिंग के आधार पर समय है। प्रारंभ परीक्षा का प्रश्न बना कि इसका 2350 1750, आपका दिमाग उधर चले जाएगा। लेकिन ये पता ही नहीं चला कि भाई इसका अस्तित्व कैसे आया, इसका प्रकाश में। लेकिन आप पूरा पढ़ लेंगे, फिर आप प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन आंसर करने जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से उसके आंसर्स मिलेंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा सीक्वेंशियल। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व क्या था, समय क्या था और इसकी विशेषताएं क्या थी। इतिहास में हर चीज की विशेषताओं को, सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, किसी भी युग की जो व्यवस्था होती है वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इसी तरह से होती है और वही उसकी विशेषता हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, मैट्रिकिकल था, मात्र सत्तात्मक था। बाकी पूरी संस्कृति हमारी पिता सत्तात्मक, पिता मुखिया होता है, मतलब पुरुष मुखिया होता है, माता मुखिया थी, क्योंकि उनकी सिल्स के ऊपर जो है वुमेन्स जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर्स एंड दिस सिंबल्स दे अपीयर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ। इतने किसी भी सभ्यता में कंटेम्प्रेरी जो है, जो इनकी कंटेम्पोरेनियस सम सिविलाइजेशंस आर देयर, दे एग्जिस्ट इन मेसोपोटामिया, in Sumerian, they also belongs to somewhat similar nature of the society. लेकिन यहां पर आप देखें कि जो सामाजिक व्यवस्था है मात्र सत्तात्मक है, सामाजिक व्यवस्था मैट्रिकिकल है, सामाजिक व्यवस्था में खान पान रहन सहन क्या है, बस यही सामाजिक स्ट्रक्चर। आर्थिक करते क्या थे, खाते कैसे थे, पैदा क्या करते थे, कृषि से उगाते थे, व्यापार से उगाते थे। तो यहाँ तो दोनों ही चीजें थी, कृषि थी और उसी के आधार पर सरप्लस प्रोडक्शन था, तो उसके आधार पर ट्रेड एंड कॉमर्स था। तो इस तरह से आपको इकोनॉमी देखना है। फिर जब पैसा होता है, पैसा कम होता है तो कल्चर अलग टाइप का होता है, पैसा ज्यादा होता है तो जैसे शहरों में
ज्यादा पैसा है लोगों के पास पब में जाने लगते और गांव वाले मेलों में जाने लगते या माल में जाने लगते। तो सबका अपना अपना कल्चर जो होता है ये सभ्यता के अनुसार चलता है, संस्कृति के अनुसार। खैर सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृति क्या थी, कैसे वो श्रृंगार करते थे, क्या डांस करते थे, क्या नाचते गाते थे, ये उनके सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स। और फिर उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। कोई भी सभ्यता आती है तो वहाँ पे राजा होता है, कुलीन वर्ग होता है, क्लान बेस्ड जो है पॉलिटिकल सिस्टम होता है, या कोई ऑटोक्रेसी होती है, या कोई बोलना चाहिए मिलिट्री रूल होता है। इस तरह से हमको देखना पड़ता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कोई हिरार्की थी क्या, राजा था, किंग था, राजन के रूप में वैदिक सभ्यता में, तो उसके पास पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मणी ये सब थे। फिर सातवाहन आए, सातवां आया है ना, और जो है संग्रहणी आया। इस तरह के जो है अदर पैरेलल ब्यूरोक्रेसी वो भी दैट राइज अप, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग ऑफ द स्टेट्स, और बड़े बड़े महाजनपद बने। तो इन सब पहलुओं को आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, और उन व्यवस्थाओं को जब आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। सिंधु घाटी क्या थी, वैदिक सभ्यता की थी, मौर्यन डायनेस्टी क्या थी। When you finished up in that order, particular that topic Indus civilization, that is finished up, now you should consider all the number of questions can be framed on the topic. कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, पहले आप वही उठाएंगे मुख्य परीक्षा के हिसाब से। तो देखिए क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अनसॉल्व ले लीजिए, सॉल्व ले लीजिए मार्केट से, और नेट पे भी उपलब्ध है। तो आप उन क्वेश्चन आंसर से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पैटर्न भी पता चलेगा, कैसे घुमा के पूछते हैं। डेप्थ में जाते हैं या ऊपर ऊपर से ही पूछ लेते हैं। एमपीपीएससी में तो ऊपर ऊपर से ही पूछ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या, अरे वही तो पढ़ के आए हैं, तो बात लिख ही देंगे। ये सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी क्यों थी, व्हाई इंडस सिविलाइजेशंस बिकम्स अ ट्रेड इकोनॉमी। इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। खैर आप थोड़ा सा दिमाग चला के रखिए कि हमको इस तरह से विचार करके पढ़ना है, इंटरेस्ट भी आएगा, कमांड भी होगी। तो आप पूरा इंटायर सिलेबस इस तरह से पढ़ते जाइए और उसके ऊपर विचार करते जाइए, पैटर्न के संदर्भ में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस को अब आंसर दीजिए जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये याद रखिए, स्ट्रेटजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको बतला रहा हूं। किसी भी सिलेबस को, अगर वो स्टडी सिलेबस है 5-10 साल के लिए, 10 साल में एक सिलेबस का लगभग 80% 90% पूछ लिया गया होता है। यानी सॉल्व अगर आप उठा लेंगे, अनसॉल्व उठा लेंगे, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका 80-90% सिलेबस तो उसी से कवर अप हो गया। आप उठा लीजिए। तो ये जो आपने पैटर्न देखकर प्रश्न बनाए हैं, प्रश्न लिए हैं, उनके उत्तर लिखे हैं, इसके अलावा आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि यहां से ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया, इस तरह का पूछा गया, सब कुछ लिख लीजिए। ये भी हो सकता है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा लो, यहां तो कॉपी करते ही हैं, तो वहां कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि ये क्वेश्चंस यहां नहीं पूछा गया, वहां आया इस टाइप का, उसको भी लिख लो। आरएस में कोई मिलता है, वहां से लिख लो। तैयारी होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए। 100% यू मस्ट हैव कमांड ओवर योर सिलेबस एंड योर सब्जेक्ट, तभी तो वो तैयारी है, तभी तो आप आए हो इस फील्ड में, घूम फिर के वापस जाने के लिए थोड़ी। तो यहां पर आपको इस तरह से पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी करना है। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, चाहे उसका सेकंड पार्ट ज्योग्राफी हो, चाहे सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट संविधान, इस तरह से सबके ऊपर मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के ऊपर यहां पर बताने वाला हूं। और यू विल एंजॉय एवरी क्लासेस, एवरी माय एपिसोड, एवरी माय लेक्चर्स। मेहनत जो मैंने की है वो आपको दिखेगी, आप जो मेहनत करेंगे
वो पीएससी वालों को दिखेगी, रिजल्ट में दिखेगी है। तो मुख्य परीक्षा को जब आप ऐसा पढ़ेंगे, अब साथ में आप क्या कीजिए, आपको पता है इतिहास, वर्ड हिस्ट्री इतनी नहीं है, इतिहास जो है आपका भारत का इतिहास, वो आपका प्रारंभिक परीक्षा का भी पार्ट। तो उसके आखिरी में क्या कीजिए, ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, इसके बाद में बनाइए आप महत्वपूर्ण तथ्य, उसको पहले भी बना सकते हैं, पर ये पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्य आप बनाएंगे ये क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद, और ज्यादा आपको कमांड आएगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर, यानी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा पर। अब आइए, वही आप इतिहास आपने पढ़ा है, वही उसी कॉपी में आप आखिरी में पेज में अब आप महत्वपूर्ण तथ्यों के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी, इसका एरिया 12,96,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये नॉर्थ इन मांदा एंड साउथ इन देमाबाद तक एक्सटेंडेड थी, ईस्ट में आलमगीरपुर या बक्सर तक थी, और वेस्ट में सुध कांगेडोर तक। इस तरह से आप तथ्य लिखते जाइए, प्रारंभिक में वो लिखिए, फिर सामाजिक तथ्य, तो उसकी सोसाइटी के बारे में वो तथ्य आपको मुख्य परीक्षा से। अब आपका प्रीलिम्स आसान हो रहा है, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी जो मैं बतला रहा हूं रणनीति से कर रहे हैं, तो अब मुख्य परीक्षा के छोटे छोटे आंसर्स भी कवर अप हो रहे हैं इसी स्टडी से। सामाजिक व्यवस्था में लिख लीजिए मात्र सत्ता, वहां आपने उसको अनुच्छेदों में चलाया, पेरे में, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना चाहिए, वो भी बताऊंगा। और क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है वो प्रस्तुतिकरण और सब्जेक्ट मैटर दोनों का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट मैटर का रोल जितना है उतना ही रोल प्रस्तुतिकरण का है। मेरे हिसाब से तो प्रस्तुतिकरण 5-10% ज्यादा वैल्यूएबल है, सब्जेक्ट मैटर 40%, तो 60% आप इस पे आ जाएगी, 55% इस पे आ जाएगी प्रस्तुतिकरण में। नॉलेज सबके पास है, फिर डिफरेंस क्यों आता है, सबको पता हम लिख के आए, एक जैसा लिख के आए, नहीं। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, दैट मैटर्स अ लॉट, जहां तक मुख्य परीक्षा का सवाल है। यहाँ प्रेजेंटेशन है, यहाँ तो पीएससी प्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चन का आंसर हम डिलीट कर रहे हैं, गलती से बन गया था। तो मुख्य परीक्षा जो है उसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, वो मैंने आपको रणनीति बताई कि आपको फिर इस तरह से सामाजिक व्यवस्था, फिर आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक दशा, फिर उसका कल्चरल एस्पेक्ट्स है ना, सांस्कृतिक दशा, फिर उसका पॉलिटिकल सिस्टम, सामाजिक राजनीतिक उसकी व्यवस्था, ये आपको उसके फैक्ट्स बना दीजिए। अब आप देखिए, मुख्य परीक्षा से आपको प्रारंभिक परीक्षा में बहुत मजा आएगा लिखने में, तथ्य बहुत आसानी से लिखते जाएंगे आप और फिर जब ये लिखते जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो गई। हमको सामाजिक व्यवस्था में भी यही सब तथ्य तो लिखना है, इसमें भी ये तो लिखना है, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देना है, वो कैसे बदलना है वो भी बताऊंगा आपको। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमको तैयारी मुख्य परीक्षा की पहले क्यों करना है, और आप ये भी अब नाउ यू विल बी एग्रीड विथ मी, यस दिस इज द राइट अप्रोच टू क्रैक द एमपीपीएससी व्हेन वी अटेम्प्ट द मेंस एग्जामिनेशंस। In our way of preparations, definitely we simultaneously at the same moment be finishing up the prelims part of the examination. तो अब मुख्य परीक्षा के लिए आपने ये देखा हमको सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना कैसे है ना। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आप इस तरह से जो क्वेश्चंस आप निकालेंगे तो आपको सब तरह के क्वेश्चंस निकालना है और सब तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से लिखना है। अब मुख्य परीक्षा में कैसे लिखना है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे करना है एररलेस तरीके से, कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं, और जो प्रश्न नहीं आता है उसको भी कैसे सॉल्व कर ले अगर नेगेटिव मार्किंग की है। हम सबसे पहले यहां पे बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मैंने आपको ये चरण बताया है, 3 चरणों की एग्जाम नहीं, ये 2 चरणों की एग्जाम है। मुख्य परीक्षा में लिखे कैसे, मेंस पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, हाउ टू राइट द आंसर्स,
इसमें दो चीजें आप देखिए, एक आंसर्स और एक उसको लिखना। उत्तर को आप कैसे लिखेंगे? तो जो मध्य प्रदेश का पैटर्न है, और मध्य प्रदेश में तो कॉपी है, मैंने आपको डाली है कॉपी। मैंने सबसे पहले कॉपी डाली थी एक मॉडल सेट ए और सेट बी के रूप में। एक ग्रीन सेट बनाया, एक ब्लू सेट बनाया था। कुछ लोगों ने उसकी भी कॉपी मारी, लेकिन भूल कर दी, मिस्टेक कर दी। उन्होंने जो गोले वो यहां बना दिए। गोले यानी ये जो स्क्वायर है, बॉक्स है, ये बॉक्स इधर है। और मेरी छोटी छोटी कॉपियों को उन्होंने बड़ा ऐसा मोटा बना के मार्केट में डाल दिया। मेरे मेंस के जो नोट्स थे उनकी कॉपी मारी, उनको नोट्स अपने कोचिंग वालों को सप्लाई किया, स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते। है तो इन्होंने मार्केट का और मीडिया का बहुत ज्यादा, मैं तो दुरुपयोग ही कहूंगा, उपयोग नहीं। तो ये यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से हमने जो कॉपी, फिर हमने एक मोटी कॉपी हमने डाली है, 50 रुपए में यहाँ उपलब्ध है। आप देखिए उसमें मैंने क्वेश्चंस को डिस्क्राइब भी किया है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उन कॉपी के पहले 2 पेजेस मैंने आपके वेस्ट किए, लेकिन बहुत काम के लिए वेस्ट किया है मैंने। 200 पेज की कॉपी डाली है। 2 पेज कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन उसके कारण बहुत आपको आसानी होगी कि कैसे उसमें आंसर्स को डील किया गया है। पहला क्वेश्चन ही मैंने डील किया कर्णव। तो कर्णव को हमने ये लिखा कि 2 लाइन में लिखा। उस समय 2-3 लाइन के नंबर मिलते थे। अब एक लाइन, एक पंक्ति का, तो आप 2 पंक्ति में लिखिए तो नंबर मिलेंगे आप। ये यही कहते हैं, पूछते हैं कि भैया एक पंक्ति में लिखना है, हम 2 के लिखेंगे तो 2 नंबर दे देंगे, 3 में लिखेंगे 3 नंबर दे देंगे, भगवान जाने। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब हम प्रश्न नंबर यहाँ पर लिखते हैं 1 ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो कर्णव, तो हमने लिखा है, हिंदी में लिखा है कर्णव शुंग वंश के पश्चात कर्ण वंश की सत्ता भारत में स्थापित हुई। ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना शुंग के पश्चात वासुदेव ने की थी। ठीक है, ब्रैकेट में आप समय डाल दीजिए उसका 75 BC। इंग्लिश में भी ऐसे लिखना है, कर्णवंश रिप्लेसिंग शुंगा डायनेस्टी इन 75 BC। फाउंडर वाज द वासुदेव। योर आंसर इज फिनिश्ड, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस का दूसरा का 1B, ये आंसर्स आपको पता नहीं। अब आपको सीक्वेंशियल पार्ट में ही चलना है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से आप ऐसा नहीं कि 2 का आ रहा है तो 2A रख दे, नहीं। ये जो आपके इंटायर जो पार्ट्स हैं, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। B की जगह C आ रहा है तो आप C लिख दीजिए। अब आपको D नहीं आ रहा है, E आ रहा है, E लिख दीजिए। आपको याद आ गया कि अरे बी मुझे याद आ गया, 1B लिख दीजिए। इस तरह से आंसर्स आप अटेम्प्ट कीजिए। इधर आप यहाँ पर जो आपका मुख्य स्पेस है आंसर्स का, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है क्वेश्चंस के बाद, यहाँ आंसर्स ही होना चाहिए। और यहाँ इधर जो एक फ्लैप है, इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना है। ये उन लोगों के लिए, वैल्यूअर्स के लिए, वो आपको यहाँ पे मार्क्स देंगे, रिमार्क्स देंगे। खैर, तो इस तरह से कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, और 1 फिनिश करने के बाद में 3 नहीं लेना है, 2 ही लेना है। अब 1 आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, आधा पेज यहाँ खत्म हो गया आपका। 1L ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना पार्ट बच गया, इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ लिख दीजिए नीचे PTO, कृपया पन्ना उलटिए, टर्न ओवर। ये लिखा आपने, नेक्स्ट पेज से आ जाएंगे, और नेक्स्ट पेज में आपको फिर ऐसे ही चलाना है। 2
बी पहले आ रहा है आपको, टू बी लिख लीजिए। फिर ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया 100 वर्ड्स का। टू ए याद आ गया, वापस यहाँ से शुरू कर दीजिए। टू सी याद आ रहा है, टू सी कर दीजिए। ठीक है, फिर ये जहां फिनिश होगा बाकी के जो पेज है उसको छोड़ दीजिए हिस्से को, और नेक्स्ट पेज से आप अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। इस तरह से आपको लिखना। अब लिखने में आपका जो आंसर है उसमें एक चीज ध्यान रखिए, एक दो लाइन में आप डायग्राम वायग्राम नहीं बना सकते। सेल्स क्या है तो कोशिका क्या है, तो वहां आप थोड़ा सा एक सेल बना सकते हैं, जो बैटरी में सेल लगता है, तो आप उस तरह से सेल बनाइए जो सेल वास्तव में होता है, जो हमारी कोशिका होती है वहां सेल बना दीजिए। बना सकते हैं अगर आपके पास समय है, नहीं तो आपको वहां पे स्कोप कम है। लेकिन हमारे जो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है, इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर्स है और जो लॉन्ग आंसर्स है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। शॉर्ट आंसर्स जो 100 शब्दों के 150 शब्दों के, इसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि कंसेप्ट केंद्रीकरण पॉइंट है ना, आपको विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, पर इससे उसको पता चल जाएगा ये कंसेप्ट्स हैं। ऐसे कंसेप्चुअल डायग्राम्स आप बना दीजिए, फ्लो डायग्राम्स बना दीजिए। चंद्रगुप्त की उपलब्धि है, संविधान का हम प्रश्न ले रहे हैं कि हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में, ठीक है, डिस्क्राइब प्रेसिडेंट्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ प्रेसिडेंट यहाँ बना दीजिए, राष्ट्रपति चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आप लिख दीजिए कि इसको लिखेंगे हम मुख्य कार्यपालक के रूप में, तो आप लिखिए मंत्रिमंडली सलाहानुसार कार्य, यहां लिखिए स्वविवेकी कार्य, क्योंकि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को नहीं, अगर आपको प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब करना है भारत के राष्ट्रपति को, तो फिर हम आप यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्रपति का पद क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है ना, अपॉइंटमेंट कैसे, उसका इलेक्शंस क्या है, ये सबको छोटे छोटे पॉइंट्स में डील करने के बाद हम मुख्य पॉइंट डील करेंगे, उसके पावर्स, अथॉरिटीज, फंक्शंस, उसको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ उसको पूछा गया है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे डिफाइन करेंगे कि वो मुख्य कार्यपालक है, मुख्य कार्यपालक नहीं है, फिर भी आपको यहाँ बताना है उसकी गरिमा का ध्यान में रखते हुए कि यस वो इट मींस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया possess some power, discretionary power when the circumstances arise। आपको बता दें गवर्नर को स्वविवेकी शक्तियां ऑटोमेटिकली दी गई है 163 में, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे प्रेसिडेंट को स्वविवेकी शक्तियों का कोई स्वविवेकी शक्तियों के रूप में जिक्र नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर के रूप में जिक्र नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियली जो है दिस पावर्स अराइज्ड। ठीक है, जब हमारी जो है हंग पार्लियामेंट, हंग जो है हमारी लोकसभा आ जाती, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, किसी को भी जो है क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तब एक प्रश्न उठता है कि किसको बुलाया जाए, क्या उसको डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को एंड कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शंस, या फिर राष्ट्रपति टटोले कि भाई बहुत खर्चा होगा, इससे कोई अगर बना ले, गठबंधन बना ले, कोई किसी को सपोर्ट कर दे, तो वो उस समय पहचान करता है मेजोरिटी, हु possess the majority, which party has the majority behind it। ये स्वविवेकी शक्तियों के तहत उसके होता है, स्पेशल स्पीच के साथ शुरू होता है। इसी तरह से जब नई लोकसभा चुनाव जीत के आती है तो जॉइंट असेंबली होती है दोनों की, तो ये जॉइंट जो पार्लियामेंट है उसको वही एड्रेस करता है, उसी से उसकी बिगिन होती है। ये सब जो है प्रेसिडेंट के बहुत स्पेशल पावर्स हैं, जो उसको प्रोटोकॉल में वो पहले नंबर से शुरू होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे, लेकिन उसको कुल मिलाकर ये है कि मंत्रिमंडल की सलाह अनुसार बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं, उसका अभिभाषण भी मंत्रिमंडल लिख के देता है। तो जो भी काम करता हो, चाहे उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी से रिलेटेड हो या
आपका लेजिस्लेचर बॉडी से रिलेटेड हो, जुडिशियल बॉडी से रिलेटेड हो, क्षमा का अधिकार उसको होता है, पार्डन वगैरह, रिप्रीमेंट, ये सब पावर्स होते हैं, लेकिन वो सब लॉ डिपार्टमेंट डिसाइड करके फाइल्स के पास भेजता है। सिग्नेटरी अथॉरिटी, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है डेमोक्रेसी का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, तो इस कारण से प्रेसिडेंट जो है वो भारत का मुख्य कार्यपालक है, लेकिन भारत की सरकार का नहीं, भारत राज्य का मुख्य कार्यपालक है। कंक्लूड कर देना इस प्रकार, भारत राज्य का है, सरकार का मुख्य मंत्रिमंडल जिसकी सलाहानुसार उसको कार्य करना। तो आपको ऐसे फ्लो डायग्राम बना देना है, चार्ट्स बना देना है, कुछ पाई डायग्राम जहां पे व्हेनेवर रिक्वायर्ड और जहां पर उसकी एप्लीकेबिलिटी है, यू शुड इंट्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ डायग्राम्स। तो इससे क्या होगा, योर आंसर्स विल बी बिकम वेरी ल्यूक्रेटिव, इंपरेटिव, अट्रैक्टिव। यही तो हमको करना है कि वो फिदा हो जाए हमारे आंसर, और फिदा होके खुदा बन जाए मार्क्स देने के लिए। तो हमको अपने आंसर्स को इस तरह से लिखना है, और लिखते समय एक चीज और ध्यान रखना, इन आंसर्स में आप पेरे चला रहे हैं, अनुच्छेद चला दीजिए, फिर पेरा चला दिया, फिर अनुच्छेद चला दिया, आर्टिकल्स पॉइंट वाइज मतलब। तो इससे क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। निबंधात्मक शैली की है ये, ऐसे टाइप, और ऐसे टाइप में आप जो है अनुच्छेद मतलब आपको पेरे तो देना ही पड़ेंगे, तो आप पेरे का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से ये है, फिर आप ये दीजिए, भूमिका आप पेरे में दे दीजिए, पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब कर दीजिए मैटर को, और कंक्लूड कर दीजिए उसको फिर पेरे में, दो दो तीन लाइन के। 100 शब्दों में तो आपके पास नहीं होगी, बहुत कम, लिमिटेड स्कोप इस दिया है, ठीक है। और जो दीर्घ उत्तरी है उनको भी मैंने और कम कर दिया शब्दों के हिसाब से। तो आपको जो लिखना है मुख्य परीक्षा में, मेरे आंसर्स उठाइए आप, और अभी मॉडल आंसर्स डाले हैं मैंने, फर्स्ट पेपर डाल दिया मार्केट में, और अभी 5 पेपर मैं बिछा दूंगा पूरे अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक। मेरी पूरी तैयारी चल रही है, सब शॉर्ट पेपर्स आपको इस महीने के अंतिम समय में बाजार में नजर आएंगे, और मेरे सभी नए सिलेबस के हिसाब से नोट्स भी। तो उनमें देखिए मैंने कैसे चीजों को प्रस्तुत किया है, मॉडल आंसर्स हैं। चलिए, तो यहां पर यह करना है, प्रारंभिक परीक्षा में जब आप आंसर्स को अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, आंसर्स नहीं। नहीं तो आंसर सब आपको लगेगा सब पढ़े हुए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चंस में देख लेना कहीं नहीं शब्द तो नहीं आया है, ठीक है। नहीं शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी। अब आपको ये पता होना चाहिए, पहला तो है, दूसरा है, तीसरा नहीं दिख रहा है, चौथा है। अब नहीं है तो ये आंसर्स ही है, तीनों आंसर्स नहीं होंगे, ए बी सी, आंसर्स तो एक ही देना है, तो ये आंसर्स हुआ। अब अगर आपके दिमाग में ज्यादातर क्वेश्चंस क्लियर आते हैं, पॉजिटिव वाले आते हैं, नेगेटिव कम होते हैं। आपने लिखा कि भाई इनमें से कौन भारत का राष्ट्रपति रहा है, मोदी जी ने कौन सी योजना अपने पीएमशिप में लॉन्च की है, मुद्रा योजना, पोषण और फलाना फलाना है ना, पीएम मातृ वंदना योजना, इस तरह से, या है ना, स्वच्छता क्लीन इंडिया मिशन। अब आपको ये पता है कि इसमें से ये है, दिमाग में आ रहा है, पता नहीं है आपको, दिमाग में आ रहा है, पता है आपको तो भी दिमाग में आ रहा है, पता नहीं है तो भी आपको लग रहा है हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं पढ़ा हमने, आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। थोड़ा सा आपको और चेक कर लेना, लेकिन अभी नहीं, फ्री माइंड से आपने इसको पढ़ लिया, ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, दिमाग को खाली रखना है। प्रारंभिक बहुत उलझते हैं हम लोग, दिमाग खाली करके फिर दो खाली दिमाग से आप ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर पता है उनको भी अटेम्प्ट करने जाएंगे, आंसर्स नहीं मिलने वाला है, गड़बड़ी होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में चीजें खराब होती है। इसलिए आपको यह कर लेना है कि इसमें से सी आंसर्स तो लग रहा है ये होना चाहिए, तो वहां आप एक पॉइंट लगाना मना है, तो आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिए इस तरह से। और फिर
जब आप पूरा क्वेश्चंस कर लें तो पूरा पेपर कर लें तो जितने क्वेश्चंस पे आपने ध्यान में रखा इस तरह से, एक ये वाला क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, एक 21 वाला, एक 31 वाला, एक 51 वाला, ये सब गुरु दक्षिणा में दी जाने वाली भेंटें हैं। इनको आखिरी में देख लीजिए, भेंट क्यों भी आखिरी में देते हैं हम लोग पूरा काम होने के बाद। फिर मजा आता है जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो हमने सोचा था यही सही है। इसका क्या होता है, आगे जाकर भी कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते दूसरे तथ्य भी दिमाग में आते हैं। सिलेबस तो वही है, सब एक दूसरे से लिंकअप है, तो आपको इनके आंसर्स से भी पता चलने लगते हैं। और यहाँ माइंड फ्री है कि हमने तो निपटा दिया, 80% तो हो ही गए, चलो इनको भी और देख लेते हैं जो यहाँ पे कंफ्यूजन। अब इनके आंसर्स भी आपको मिलने लगेंगे। आप इस स्ट्रेटजी से जाएंगे, मेरा दावा है जो 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके सही निकलेंगे। इससे ज्यादा निकल सकते हैं, इससे कम नहीं। अब आप पढ़ाई बंद कर दें और आप बोले कि चलो जैसा बोला है वैसा करते हैं, करके देखते हैं, 60-70% तो ऐसे ही आ रहा है, तो ऐसे नहीं होने वाला है। ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है जिन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई नहीं करने वालों के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं, घर बैठने की स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, मैंने ये आपको एक लेक्चर मेरे अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से एक मात्र जो है एक बोर्ड लिया है मैंने और एक मेरा मोबाइल लिया है मैंने, और उससे मैंने ये शूट किया है। इसकी सीमाएं हो सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन मुख्य परीक्षा में भी काम आता है, इंटरव्यू में भी काम आता है। आप देखिए कैसा लगा। कल मैं आपको शुरुआत करूंगा, सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से। मैं दोनों चलाऊंगा, मेंस भी और प्रीलिम्स भी, और आप देखेंगे मैं 3-3.5 महीने में कोर्स फिनिश कर दूंगा अगर मैंने लिया। बस ये है कि मैं आपको यहाँ इस तरह से पढ़ाता रहूं, आपका कोर्स बहुत तेजी से फिनिशअप होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आज बताना था इतना, इसलिए इतना समय लगा। जय हिंद, जय भारत।